Good afternoon, everyone. Students, today we start lesson 2 Word Vinyas Arrangement of Letters. बेटा हमने वर्ण के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, लास्ट ईयर भी मैंने आपको पढ़ाया था। वर्ण वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हमें रिकैप कराया गया है क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या होता है और ये कितने होते हैं। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं बेटा? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हम इसको स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओके, इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो बोलते समय मुख से हवा बिना किसी मतलब कोई भी रुकावट नहीं आती। जैसे हम कई व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हवा बाहर निकलती है और रुकावट भी उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो तब हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ओके, इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है और ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। अपने मूल रूप में अ, आ, ई आदि, ठीक है, और दूसरा मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है, क प्लस आ तो बन गया का, क प्लस ई तो वर्ण बना की। तो इस प्रकार यानी कि एक तो मूल रूप में आते हैं अपने, और दूसरा मात्रा के रूप में भी हम इनको प्रयोग करते हैं। बच्चों, आ एक ऐसा वर्ण है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं, हास्य स्वर और दृढ़ स्वर। हास्य स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये गिनती में 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, तो इनमें हास्य स्वर जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे कम समय लगता है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है दृढ़ स्वर। इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है और ये कितने होते हैं? 7 हैं। आ, जैसे हमने ए बोला, टाइम कम लगा। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो मतलब ये कि हास्य स्वर से इनका उच्चारण करने में दुगना समय लगता है। और इसमें आते हैं बच्चों अनुस्वार। इनका उच्चारण नाक से होता है। हम जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं ना तो हमारे नाक से ध्वनि आती है, जैसे जंगल, कंगन, दंगल। ये सब जो है हमारे नाक से आवाज आती है जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जब हम खोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलता है। आँख, चांद, गांधी, माँ, ठीक है, ऐसे अनेक शब्द होते हैं बेटा। तो अनुस्वार शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे नाक से आती है, लेकिन जब अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते हैं तो
उनके उच्चारण के समय ध्वनि नाक और गले दोनों से आती है। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे चिन्ह, प्रातः, अतः आदि। यानी कि विसर्ग चिन्ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो शब्द के अंत में है की ध्वनि आती है। है मतलब है आधा होता है में हलंत लगा होता है। हलंत होता है जो ये है के नीचे लगा हुआ पैर में इसके, है ना, तो इसको बोलते हैं हलंत। तो इसमें हा की ध्वनि आती है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा स्वर के भेद। स्वर के दो भेद हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। फिर हमने पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आइए अब हम पढ़ते हैं मात्रा। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। शेष स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलकर लिखा जाता है। यानी कि स्वरों का एक तो अपना मूल रूप होता है, दूसरा ये मात्रा के रूप में प्रयोग होती हैं, जैसा कि कु। ठीक है। ये आपके समझ स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ से बना क प्लस आ का, तो काम, आम। ई, क प्लस ई की, तो बना किला, इमली। ठीक है। स्वर का मूल रूप जो बनता है, ई, की, कीमत, ईद। उ, का प्लस उ, ये मात्राएं दी हुई हैं। का प्लस उ, कु। री, री में ये लगता है ए में ए की मात्रा कै प्लस ए, तो बन गया के। आई में ये दो मात्राएं लगती हैं बेटा, देखा आपने, का प्लस ए तो बनेगा कई, जैसे थैला, मैला, कैसा। ओ के साथ क प्लस ओ बना को, कोसी, शब्द बना ओखली। औ में यहाँ पर भी दो मात्राएं आई, का प्लस औ कौ, कौन, औरत। ठीक है। तो आपने देखा इस टेबल में कि किस प्रकार स्वर की जो मात्राएं हैं व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप बदल लेती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं बच्चे? व्यंजन होते हैं हमारे क, ख। इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5 वर्गों में। जैसे क, ख, ग, क, ख, ग, घ, ड़, ये का वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, न, ये चा वर्ग में आते हैं। और ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग में आते हैं। ठीक है। और नीचे आता है फिर ता वर्ग। ता वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट आता है पा वर्ग। पा वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार बेटा इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है और इनकी संख्या होती है 35, यानी कि 35। 5 तो ये वर्ग हो गए बेटा। उसके बाद ये होता है अंतस्थ 4। ये होते हैं ऊष्म 25 और 4 29, 29 और 4 33, और 2 ये होते हैं ड और ढ। ठीक है। तो ऐसे इनकी संख्या होती है 35। व्यंजनों के स्वर में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 35 है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि स्वर की सहायता के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। स्वर की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे चिन्ह, चिन्ह में च, हा में हलंत है और न। देखो आगे भी होंगे टेबल में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंदी के वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। अन्य भाषाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग में का, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और 5 वर्ग के पंचम जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? ड़, ञ, ण, न और म। ठीक है। ये 5 वर्ण हैं।
इनको स्वर के बिना लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। देखो ये लास्ट में दिया हुआ ना टेबल में, ये ण ञ ण न म, इनको जब हम लिखते हैं तो ये स्वर के बिना लिखे जाते हैं और इनको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, ये अनुस्वार चिन्ह, जैसे कंघा, गंगा, चंचल, झंडा, खंबा, मंत्र। ठीक है, इस प्रकार अनेक शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के बेटा 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो स्पर्श व्यंजन है उसको 25 वर्ण होते हैं, ये आपको टेबल में दिखाया, और ये 5 वर्गों में बटा होता है, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो वो कहलाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। इनकी इनके उच्चारण में व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं। इनके जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये व्यंजन इन सब से टकराते हैं। कोई दांत से जैसे टकराता है, कोई तालू से टकराता है, कोई मुर्दा से, कोई दांत से, कोई होठ से, कोई जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं। क से माँ जब हम बोलते हैं, देखो होठ टच होते हैं हमारे, तो आप इनका उच्चारण करके देखना कि का से लेकर और माँ तक जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये जो है बच्चों क्या होता है, हर मुख के हिस्से में किसी न किसी भाग में टच होता है, उनसे टकराकर बाहर आता है। नंबर 2 आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्य होता है, यानी कि अर्थात जो मध्य में स्थित हो, और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। जब हम इसको बोलते हैं ना बेटा, मध्य मतलब हमारे गले में से, आप गले पे अपनी फिंगर रखो, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि गले पे जब हम फिंगर रखते हैं, य, र, ल, व बोलेंगे तो उसमें से साउंड आती है गले में से, है ना। तो आप ट्राई करना, जब आप य, र, ल, व व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो अपना फिंगर जो है गले पर रख टच करके देखना हल्का सा, तो आपको ऐसे लगे जैसे गले में से आवाज आ रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ, जिसके अंदर से आवाज आना। नेक्स्ट होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है बच्चों, इनके उच्चारण में ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है। ये 4 होते हैं, कौन कौन से, श, श, स, ह। अब आप सभी बच्चे अपने मुंह के आगे हाथ रखो और इन चारों व्यंजनों का उच्चारण करो। देखो आपके मुंह से गर्म हवा बाहर आएगी, ठीक है, ट्राई करो। श, श, स, ह। जब हम इन चारों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा होती है, गर्मी निकलती है, तो इसलिए इनका नाम हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आइए अब इनके बारे में जानते हैं। ये भी व्यंजन के ही भेद हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है दो, संयुक्त का मतलब होता है दो, दो इनके दो व्यंजन जब इकट्ठे मिल जुड़ते हैं, संयुक्त मतलब जोड़ना, मेल, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से, यानी कि दो अलग अलग जो व्यंजन होते हैं उनके मेल से जो है संयुक्त व्यंजन बनते हैं, यानी कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, का प्लस श तो बनेगा अक्ष, यानी कि का और श को जब हम जोड़ते हैं तो ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। इन दोनों अलग अलग व्यंजनों को जब हम जोड़ते तो बनता है अक्षा, क्षमा, परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है ज प्लस न्य, बनेगा ज्ञ, ज्ञ ज्ञान, अज्ञान। ठीक है, इस प्रकार बनता है विज्ञान, अनेक शब्द बनते हैं। ता प्लस र, त्र, त्रिशूल से शब्द त्रिशूल, त्रिनेत्र, मित्र, है ना। नेक्स्ट श प्लस र, श्र, श्र बनता है श्रम, परिश्रम, अनेक शब्द बनते हैं ऐसे हम। ठीक है, तो जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आता है द्वित्व व्यंजन।
द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चों? दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब दो एक जैसे व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, जैसे क में हलंत लगाई, ये बना क, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कक, पक्का, मक्का। ठीक है, तो एक कक्का से बनेंगे। माँ प्लस म, मम, मम्मी, चम्मच, ऐसे अनेक शब्द बनते हैं। च प्लस च, चच, बच्चा, सच्चा। ठीक है, त प्लस त, तत्, पत्ता, ऐसे बन गया इसका पत्ता। महत्व, महत्व में भी डबल ता आता है ना, ता। तो ऐसे ही अनेक शब्द बनते हैं जब हम दो व्यंजन, एक इस द्वितीय व्यंजन में तो दोनों व्यंजन बेटा एक जैसे होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन भिन्न भिन्न होते हैं जब नया शब्द बनता है। नेक्स्ट आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क प्लस य तो बन गया क्या, क्यारी। ठीक है, व्यक्ति, क, क्या, यारी। त प्लस य, त्य, त्या से बनेगा त्याग, परित्याग, है ना। प प्लस य, प्य, प्यारा। द प्लस य, दय, विद्यार्थी। तो इस प्रकार संयुक्ताक्षर से हमारे वर्ण बनते हैं। ठीक है, आप इनसे और भी अनेक शब्द बना सकते हो। आप ट्राई करेंगे, इसमें अनेक शब्द भी कौन कौन से नए नए शब्द खोजेंगे कि संयुक्ताक्षर जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से नए शब्द बनते हैं। आइए अब समझते हैं कुछ अन्य वर्ण। अंग, अ, ड़, ढ, ज, फ, आ। अंग और अ अयोगवाह स्वर हैं, इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। यानी कि ये दोनों जो हैं अयोगवाह स्वर हैं और इनकी गिनती स्वरों में होती है। ठीक है बच्चों, तो आ, ज, फ ये आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, इन्हें दूसरी भाषाओं से ली, आगत होता है बाहर से दूसरी जगह से आई हुई जो भाषाएं होती हैं उनको बोलते हैं आगत। यानी कि आगत मतलब आई हुई। ठीक है, जो दूसरी जगह भाषाओं से ली गई होती है उसको बोलते हैं आगत ध्वनियां। ड, न्य, ण, न, म ये जो है पंचम वर्ण कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण के लिए क्या होता है, हम ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ढ और ढ का प्रयोग। हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले जो थे इनको सम्मिलित नहीं किया गया था, अब इनको दोनों को वर्णों को सम्मिलित कर लिया गया है। इनका प्रयोग अनेक शब्दों में मिलता है, जैसे सड़क, लड़का, कपड़ा, और आता है पढ़ा, चढ़ना, पढ़ाई, है ना। वैसे ये ड और ढ के ही विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में ही होता है, आरंभ में नहीं। यानी कि इन शब्दों का जो प्रयोग है, किसी भी शब्द वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरू में नहीं होता, या तो बीच मध्य में होगा या अंत में होगा। इनके उच्चारण में भले ही कम अंतर हो, पर इनसे बने शब्दों में बहुत अंतर होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। पढ़ना होता है गिर गया, और ये पढ़ना होता है पढ़ाई। बड़ा होता है बड़ा होना, और ये बढ़ना होता है आगे की तरफ, है ना। तो देखो इनके उच्चारण में भी अंतर है और इनके अर्थ में भी अंतर है। पढ़ना ये हो गया पढ़ना, बड़ा, बढ़ा, बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही इनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है और इनके उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है। अब आते हैं र के विभिन्न रूप और उनका
प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं कि रा के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं और इनका क्या प्रयोग है। जब रा किसी वर्ण के पहले आता है और इसका आ रहित र उच्चारण होता है, तब हम इसे अगले व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। ध्यान से समझना बेटा ये बात कि रा के विभिन्न रूप कैसे हम प्रयोग करते हैं। देखो फिर से बताती हूँ। जब रा किसी वर्ण के पहले आता है और इसका आ रहित रा उच्चारण होते हैं, यानी कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो आ रहित मतलब आ के बिना करते हैं, तब हम इसे अगले व्यंजन वर्ण के ऊपर रेफ रेफ होता है जो ऊपर लगाते हैं। देखो जैसे उदाहरण दिया ध प्लस र प्लस म, तो ध र जो है ऊपर आ जाएगा माँ के, इनके इस व्यंजन से पहले लग जाता है। ऐसे ही वर्षा है व प्लस र प्लस शा। तो आप इस तरह के और भी शब्द वर्ण विच्छेद करके देख सकते हो। ये था रेफ। जब रा किसी वर्ण के बाद आता है और उसका आ सहित उच्चारण होता है, तब हम उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र यानी पदेन के रूप में लिखते हैं। जैसे लिखा क्रम, एक होता कर्म, कर्म में माँ के ऊपर रा आता है, वो रेफ होता है, लेकिन पदेन होता है उसके पैर में। जब रा किसी वर्ण के पैर में आता है तो वो रा आ सहित होता है, यानी कि आ के साथ, यानी कि पूरा होता है। देखो यहाँ पर बेटा रा में हलंत था, है ना, लेकिन यहाँ पे रा में हलंत नहीं है। इट मीन्स ये रा पूरा है, और जो रा जिस वर्ण के नीचे लगा होता है वो वर्ण आधा होता है। ये आधा है तो इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ऐसे बनेगा क प्लस रै प्लस मैं, तो बनेगा कर्म प्रण। ठीक है। नेक्स्ट, छोटी खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों को टा को छोड़कर र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक, टा में हलंत दिया तो इसमें रा जो है आ सहित है, तो क भी आ सहित है, तो टा जो है वो आ के बिना है, इसलिए हलंत दिया गया। ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रामा। ठीक है, इस तरह से अनेक शब्द हैं। यदि रा से पहले स्वर रहित होता है स्वर के बिना, और सहित होता है के साथ, शा हो तो इसका रूप भी बदल जाता है। जैसे श प्लस र बना श्र, श्रम, श्री, श्रेष्ठ, परिश्रम। री की मात्रा का प्रयोग भी री की तरह ही होता है। जैसे ऋषि, ऋण, बोलते हैं हम इसको ऋषि और ऋण है, लेकिन हम लिखते ऐसे नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। बोलने में री आता है, लेकिन इसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और रा सहित और रा रहित, यानी कि रा के विभिन्न रूपों को हमने जाना। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? विच्छेद होता है बेटा जब हम किसी चीज को अलग करते हैं। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखो आपके समक्ष कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं, इनका वर्ण विच्छेद किया गया है। जैसे कमल, का प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ। ठीक है। माता, म प्लस आ प्लस त प्लस आ। अंगूर, अंग प्लस ग प्लस उ प्लस र प्लस आ। अब देखो इनकी हलंत है तो इनके साथ स्वरों को जोड़ा गया तभी ये पूरा बनते हैं। र प्लस अ, अब हमने श का पढ़ा था ना, का प्लस श प्लस आ, तो बनेगा रक्षा। ट्रक, ट प्लस र, यहाँ हलंत बाय मिस्टेक नहीं दिया हुआ, प्लस अ प्लस क तो बनना ट्रक। ठीक है। श प्लस अ प्लस क प्लस त प्लस ई तो बनेगा शक्ति। तो बेटा इस प्रकार आप अपने घर के जो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके नाम लिखकर वर्ण विच्छेद का अभ्यास कर सकते हैं। ओके, आइए मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्ण के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 35 हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है, यानी कि जो उसका अंतिम वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन जो उसका पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा ञ म ण, है ना, ये पंचम वर्ण था। अंग और अह ये जो है हमारे अयोग वहाँ है कहलाते हैं। आ ज फ ये आगत ध्वनि है, कुछ उर्दू से ले गए हैं, कुछ फ्रेंच से ले गए हैं, कुछ फारसी से ले गए हैं, ये अलग अलग भाषाओं से ले गई हैं, तो इसलिए इनको आगत ध्वनियां कहा जाता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हस और दृक्। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा कि हमने अभी अभ्यास किया था, ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो बच्चों, आज हमने पाठ 2 पढ़ा, वर्ण विन्यास। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।